जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने लेकर आए हैं पैट 2022 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोगों को जीके जीएस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो कि ये पेपर में बहुत सारे प्रश्न हैं जो नए भी हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और लास्ट तक क्लास को देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, है ना। लिखने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश, है ना, पड़ोसी द्वीप देश की बात कर रहा है। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9 देश हैं ना, 9 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अब पूछ रहा है कि द्वीप देश बताना है। तो द्वीप देश क्या, जैसे ये दक्षिण भारत है हमारा, यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या है? श्रीलंका है। और इसी के इधर यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं, है ना, ये कई सारे द्वीप हैं। और ये द्वीप मिलकर कौन सा देश बनाते हैं? मालदीव, ये भी ध्यान रखना। तो भारत के ये 2 पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय देश हैं। इनकी सीमा स्थल से ना लग के जल से लगती है, जलीय सीमा से लगने वाले 2 हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में 2 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय देश हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो स्थल से सीमा लगाते हैं। 7 देश स्थल से सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन से 7 देश हैं यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए आप हमेशा के लिए। एक तो है पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, अफगान, है ना, चीन, है ना, भूटान, नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान, और फिर बांग्लादेश, और एक और है कौन सा? म्यांमार। ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा स्थल से लगती है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? पड़ोसी द्वीप देश कौन से हो जाएंगे? श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? देखना, हर शिफ्ट में राजधानी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप पड़ोसी देश हैं जो भी भारत के, उनकी राजधानी और जो चर्चित देश हैं उनकी राजधानी जरूर याद करिएगा। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, है ना, ओमान की राजधानी मस्कट है। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? पता होगा आपको, ये है रूस की राजधानी। माले, ये है मालदीव की राजधानी। कहाँ की? मालदीव की राजधानी। मनामा कहाँ की राजधानी बताइए? मनामा राजधानी है बहरीन की, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, M.A. अयंगर, गणेश महाबलंकर या K.S. हेगड़े? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश महाबलंकर, है ना। ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे और इसका प्रथम लोकसभा का टाइम क्या था? 1952 से 1956 तक। ठीक है, याद रखना। एक प्रश्न और पूछा जाता है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ये भी ध्यान रखिएगा। मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी? ये क्रम पूछा जाता है। तो ये 15वीं लोकसभा, ये भी याद रखिएगा, है ना। और 15वीं लोकसभा का समय क्या था? 2009 से 2014, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब पेपर डीप में पूछते हैं तो ये पूछेंगे बेटा कि कौन सी लोकसभा थी और उसका समय क्या था। मीरा कुमार कब से कब तक लोकसभा की अध्यक्ष रही थी, ये भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 1 मई, 1 अगस्त या 15 अप्रैल? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है बेटा कब? 1 मई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, डेट बताइए कब हुई थी। इसका मुख्यालय हम आपको बता देते हैं। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? बेटा ये हुई थी 1919 में। ये महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का सफ़ेद शहर, सफ़ेद शहर किस शहर को कहते हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर? तो इसका सही जवाब है उदयपुर। उदयपुर को सफ़ेद शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे महलों और मंदिरों में बड़ी मात्रा में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। राजस्थान में जो उदयपुर है, यहाँ पे महलों और मंदिरों में बड़ी मात्रा में किसका प्रयोग हुआ है? सफ़ेद संगमरमर का। इसीलिए इसको सफ़ेद शहर कहा जाता है। और उदयपुर के बारे में एक बात और याद रखना, इसकी स्थापना किसने की थी? उदयपुर की स्थापना किसने की थी? 1559 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पिता थे। क्या नाम था उनका? महाराणा उदय सिंह इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखना, महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। एक और याद रखना उदयपुर के बारे में, इसको क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी सुंदर झीलें हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। ये भी ध्यान रखना। वेनिस असल में है कहाँ? जो असली शहर है वेनिस, वो कहाँ है? इटली में वेनिस है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? वेनिस, है ना, ये झीलों के लिए प्रसिद्ध है वेनिस। ठीक है, इसी के तर्ज पे भारत का वेनिस किसको कहा जाता है? उदयपुर को, क्योंकि यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर झीलें हैं। और इनमें से एक चीज़ और याद रखना, उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी या गुलाबी शहर। इसको गुलाबी शहर क्यों कहते हैं? तो हम आपको बताएं, 1853 में यहाँ वेल्स के राजकुमार आए थे। उस समय यहाँ के राजा थे राम सिंह। उनके स्वागत में राम सिंह ने पूरे शहर में जितने भी मकान थे सबको पिंक कलर से पेंट करवा दिया था। तो तभी से उदयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, यहाँ गुलाबी शहर कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन सी नहीं है? कवरत्ती, ये कहाँ की राजधानी है? ये है लक्षद्वीप की राजधानी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की राजधानी है। आइजोल, ये कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की। और मिजोरम क्या है बेटा? मिजोरम एक राज्य है, याद रखना। ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आइजोल। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। तो बताइए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल या टेनिस? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेटा बेसबॉल। ध्यान रखिएगा, कई बार हर शिफ्ट में राष्ट्रीय खेल पूछे जा रहे हैं देशों के, तो ये भी याद रखना। महत्वपूर्ण कुछ है 15-20 देश, उनके राष्ट्रीय खेल जरूर याद रखिएगा। इंडोनेशिया का है ये बैडमिंटन, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में, पैट की जो पहले शिफ्ट की पेपर थी तो बैडमिंटन के बारे में पूछा गया था। ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का। ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल बताइए, बास्केटबॉल कहाँ का है? ये है एस्टोनिया का।
ये भी ध्यान रखना। बास्केटबॉल कहाँ का है? एस्टोनिया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बेसबॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बेटा? महात्मा गांधी। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1909 में। कब लिखी थी? ध्यान देना, जब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, ये पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे, तब इन्होंने जहाज में, जब ये जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उसी दौरान हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय मापना। मतलब ये कह रहा है जो हरित लेखांकन है, ये किसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय को मापा जाता है? मतलब ये राष्ट्रीय आय मापने की एक विधि है ना, ये राष्ट्रीय आय मापने की विधि है, पर ये किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? प्रदूषण, पर्यावरण हानि, देश के वन क्षेत्र का विनाश या देश के कुल वन क्षेत्र? तो आपको हम बता दें, जो हरित अकाउंटिंग है, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय होती है ना, जो राष्ट्रीय आय होती है, उसमें उपयुक्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का जो भी अपक्षय होता है या जिनको नुकसान पहुंचता है, उसकी लागत को इससे घटाते हैं। उसकी लागत को राष्ट्रीय आय से घटाते हैं। जैसे बेटा पता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, उसने कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन किया है ना, लेकिन उसने क्या किया कि अपना धुआं वायुमंडल में छोड़ा, अपशिष्ट बहा के नदियों में डाले, तो उससे क्या हुआ? प्रदूषण फैला, है ना, पर्यावरण प्रदूषित हुआ। तो जो हरित अकाउंटिंग है, इसमें क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें से जो प्राकृतिक संसाधनों को जो हानि पहुंची, उसकी लागत को घटाते हैं और इसका ध्यान दिया जाता है। प्रदूषण और पर्यावरण की हानि को ध्यान में रखते हुए इसका अकाउंटिंग की जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। अगला प्रश्न कह रहा है, सगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित हो जाता है? ठीक है, तो ये ऐसे समझना बेटा, ये क्या है? जैसे मान के चलो, ये क्या है? अंगूठी है बेटा, है ना, और इसमें ये अंगूठी किसकी है? हीरे की नहीं है, इसमें क्या लगी है? मणि। कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। संगाई से लेंगे हम क्या? सगाई। सगाई, जब सगाई होती है तो बेटा क्या पहनाते हैं? अंगूठी पहनाते हैं, वो भी किसकी? मणि की। तो सगाई, अंगूठी, मणि हमेशा ध्यान रहेगा। तो ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ऐसे याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेगा ये आपको। अगला प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया है, कौन सा है बताइए? निष्ठा, अहिंसा, वैराग्य या कर्म? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है बेटा? अहिंसा। जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत कुल कितने हैं? कुल 5 हैं, है ना। कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, सत्य है, अहिंसा है ना, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और एक कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये 5 जैन धर्म के मूल सिद्धांत है बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान जो रहते थे ना, उनको नवरत्न कहा जाता था? तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? इनमें से समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? बेटा किसके दरबार में रहते थे? पता होगा आप सबको, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नवरत्न एक शासक और थे जिनके दरबार में रहते थे, हमने ये अपने प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। कौन से थे? अकबर। अकबर के शासनकाल में भी कौन रहता था? नवरत्न। मतलब अकबर के दरबार में जो 9 विद्वान थे उनको कहा जाता था नवरत्न। शिवाजी के समय में बताइए क्या था? शिवाजी के समय में जो दरबार में विद्वान थे उनको क्या बोला जाता था बताइए? और हम आपको एक और बता दें, एक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय
इनके समय में जो विद्वान थे उनको कहा जाता था बेटा अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, ये ध्यान रखना। और शिवाजी के समय में कौन थे? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ये पूछा जाता है। जैसे यहाँ नवरत्न पूछा जाएगा, पूछा गया है, तो कहीं भी अष्टप्रधान भी पूछा जा सकता है, अष्टदिग्गज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लो हमेशा के लिए, कंफ्यूजन दूर। कह रहे दिल्ली के निम्नलिखित राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया? बेटा एक क्वेश्चन बनता है सबसे कम अवधि, एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक या सबसे अधिक अवधि तक शासन किसने किया। कम अवधि की बात करें तो क्या होगा आंसर? खिलजी वंश, है ना। और अधिक की बात करें तो होगा तुगलक वंश, अधिक। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था बेटा? ध्यान रखना, इन्होंने किया था 1290 से 1320 तक, है ना, लगभग 30 वर्ष सबसे कम। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हुए उनमें सबसे कम इन्होंने किया, और तुगलक ने सबसे अधिक में किया। और इनका कितना समय था? इनने किया था 1320 से 1414, लगभग 94 वर्ष। 94 वर्ष याद रखना, ये सबसे अधिक है। बाकी दिल्ली में 5 राजवंश थे। सबसे पहले कौन था बेटा? गुलाम वंश, इसके बाद आया खिलजी वंश, इसके बाद आया तुगलक वंश, फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सबसे लास्ट में लोधी वंश। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, मतलब किस आधार पे लिया था? राज हड़प नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या सहायता गठबंधन की नीति के माध्यम से? तो सबको पता है अवध का विलय कब किया गया था? 1856 ईस्वी में, है ना। और ये किस आधार पे किया गया था? इन्होंने इसको कुशासन के आधार पे, मतलब राज्य में अव्यवस्था के आधार पर। सही जवाब क्या होगा? राज्य में अव्यवस्था के आधार पर विलय कर लिया था। और इस समय ये पूछा जाता है यहाँ की नवाब कौन थे? तो नवाब कौन थे बेटा? नवाब थे बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह, ध्यान रखना, ये यहाँ के नवाब थे उस समय। कह रहा है हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए, इनमें से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है ये बताना है। सिकंदरिया, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या लोथल? तो हड़प्पा का बंदरगाह क्या है? लोथल। और ये कहाँ पे है? गुजरात में, है ना। ये कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, और किस नदी पर है? तो ये है भोगवा, भोगवा नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? भोगवा नदी। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा, कौन सा? लाल, हरा और पीला। पहले अपना जो तिरंगा झंडा था शुरुआत में, वो लाल, हरा, पीला, ये 3 कलर थे उसमें। तो बताना है कि बंगाल में किस आंदोलन के दौरान इस झंडे को डिजाइन किया गया था? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या खिलाफत? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तभी इस झंडे को डिजाइन किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन की खास बात क्या थी? इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, मतलब जो ब्रिटेन में बने कपड़े थे, सामान थी, वस्तुएं थी, उनका बड़ी मात्रा में बहिष्कार किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। दांडी मार्च आपको हम बता चुके हैं, ये कब चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चला था 1930 से 34 तक। ठीक है, ये आंसर ध्यान रखना। खिलाफत आंदोलन कब चला था बताइए? खिलाफत अभी आपको हमने बताया था खिलाफत आंदोलन के बारे में पिछली ही क्लास में, तो डेट आपको बतानी है ये कमेंट में। देखो वही फिर आ गया जो पूछ रहे थे। तो ये कह रहा है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च में
बॉम्बे में एक खिलाफत समिति, हाँ यहाँ पे क्या दिया है, खिलाफत समिति, और वहाँ पे खिलाफत आंदोलन दिया था। तो इसका गठन बताना है कि कब किया गया था, तो बताइए। अब तो बहुत आसान है, बता सकते हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, समिति की बात कर रहा है, किसकी, समिति की। बेटा खिलाफत समिति का गठन बम्बई में हुआ था और ये हुआ था 1919 में, ये बात ध्यान रखना। कब हुआ था, 1919 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। मतलब भारत सरकार अधिनियम के हिसाब से बताना है 1935 में मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश थे, तो वो थे बेटा 5, 6, 7, सही आंसर है हमारा 6। कितने न्यायाधीश थे, 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार सम्राट यानी ब्रिटेन के सम्राट, उनको अधिकार था कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को घटा या बढ़ा सकते थे। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार किसको था, ब्रिटिश के सम्राट को। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। जमींदार, बागान श्रमिकों, किसानों या सिपाहियों के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, सिपाहियों के द्वारा। अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए थे, एवरेज पेपर था, है ना, ऐसे ही पूछा जाना है इस बार भी। अब 1857 क्रांति की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा हुई, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से, इसका इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं, कैसे 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले 29 मार्च को बैरकपुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया कि 29 मार्च को विद्रोह किया और अपने बड़े अफसर की हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद इन्हें 8 अप्रैल, ध्यान देना बेटा, ये पूछा जाता है, 8 अप्रैल को, मतलब ये डेट को क्या थी, 1857 की डेट है। 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या किया गया, फांसी दे दी गई, है ना, फांसी दे दी गई। इस घटना से देश में क्रांति की लहर दौड़ी और फाइनली 10 मई 1857 को, है ना बेटा, 10 मई 1857 को मेरठ से, है ना, मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई। तो जब पूछेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो हमें ये डेट बतानी है, यही माना जाता है 10 मई 1857। बाकी ये क्या थी, ये भूमिका थी उसकी, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। अगला प्रश्न कह रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, बताना है अरावली का। तो अनाईमुडी, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या दोडा बेट्टा। तो अनाईमुडी ये कहाँ की है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये कहाँ है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट और केरल में, ये भी ध्यान रखना, ये केरल में है। पंचमढ़ी ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश MP में, और इसको क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी, यहाँ पे हिल स्टेशन है, याद रखना ये पंचमढ़ी। गुरु शिखर ये है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है, अभी NTPC में पूछा गया था, अरावली जो है ना, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है, दूसरी सबसे ऊंची बताइए, ये पूछा गया था NTPC में, बताइए यहाँ पे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है। बाकी दोडा बेट्टा की बात करें तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा गया था कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी NTPC में पूछा गया था, इसका नाम है शेर, हाँ सिर्फ शेर, है ना, शेर, ये अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान देना। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। तो जो गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली पवन है उसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन है, मैग्रो सावर, लू या बैसाखी। तो जो गर्मियों के मौसम में चलती है हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं, और ये गर्म पवन है। इसकी दिशा पूछी जाती है, तो इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना,
पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी दिशा है लू की। बाकी व्यापारिक पवनों की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना बेटा, ये क्या है, पृथ्वी है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, अक्षांश रेखा। इसके 5 डिग्री, 5 से लेके 30 डिग्री, ये 5 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जो पवनें चलती हैं, है ना, जो ऐसे पवनें चलती हैं विषुवत रेखा की ओर, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ध्यान देना, इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। तो ये कौन सी पवन है, ध्यान देना, ये कौन सी है, व्यापारिक पवन, दोनों गोलार्ध में, ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैग्रो सावर ये कहाँ है बताओ, ये मानसून से पहले केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा है ना, ये है। और बैसाखी ये कहाँ चलती है, ये पश्चिम बंगाल में चलती है, पश्चिम बंगाल में चलने वाली पवन है, जिसको हम वहाँ पे क्या कहते हैं, काल बैसाखी। क्या कहते हैं बेटा, काल बैसाखी, ये भी ध्यान रखना। और बैसाखी एक त्यौहार मनाया जाता है, पर ये यहाँ पे पवन का नाम दिया है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की मानक समय यमोत्तर रेखा है, बताइए कौन सी है। सबको पता है कि 82.5 है। क्या सही करेंगे, 82.5 ये सही करेंगे कि ये सही करेंगे, बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही करेंगे। तो बेटा 82.5 डिग्री कौन सा है, ये वाला, ये नहीं है, ये गलत है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये होगा 82 डिग्री 50 मिनट, जबकि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 82.5 क्या होगा, ऑप्शन डी, ध्यान देना। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 8 अगस्त 1942, ठीक है, ध्यान देना। इसी को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति, ध्यान देना, महत्वपूर्ण है ये, 8 अगस्त 1942। और ये क्यों चलाया गया था, किसकी प्रतिक्रिया में, क्या हुआ था कि 1942 में ही हमारे यहाँ क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया। हालांकि ये विफल हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने साथ दिया था इंग्लैंड का, ये चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत इनका साथ दे, और कहा था कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि पहले भी ऐसे ही फायदा उठाया गया था, तो ये विफल हो गया था। ध्यान देना बेटा, क्या हो गया था, ये विफल हो गया था। इसी की प्रतिक्रिया में, इसी के जवाब में क्या चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में। और एक बात और याद रखना, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, पूछा जाता है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो भारतीय शिखर सबसे ऊंचा है, देखो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, K2 है ना, K2 जो कहाँ है, काराकोरम में है ना, ये सबसे ऊंचा है भारत का। पर ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में क्या है, कंचनजंगा, ये भारत का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर हो जाएगा, क्योंकि K2 के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, कंचनजंगा है, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है, ध्यान देना। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और विश्व का सबसे ऊंचा पूछे तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,849 मीटर, ठीक है। और K2 की ऊंचाई बताइए, ये कितनी है, 8,600
611 मीटर। ध्यान रखना, ये बहुत पूछी जाती है, इन तीनों पर्वत शिखर की ऊंचाई बहुत पूछी जाती है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। ध्यान देना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंफर्म कर लेना, क्लियर। भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में है K2। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसी को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहते हैं और इसको विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। यानी कि विश्व में ये 3 चोटियों का क्रम है, सबसे ऊंची ये, फिर ये और ये दोनों भारत में। ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पे है बेटा? नेपाल में। इसको ये भारत की नहीं है, ये नेपाल की है। बाकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? PNG, LNG, LPG या CNG? तो इसका सही जवाब क्या है? LPG मॉडल, LPG। अच्छा, इसका मतलब क्या है? L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं उदारीकरण, है ना, और इसको कहते हैं निजीकरण, और इसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। आपने देखा होगा कि पैट की परीक्षा में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के इर्द गिर्द या उसी टॉपिक से या उसी के बारे में कुछ और पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, अभी भी 4 शिफ्टों में पैट की परीक्षा है। पहली शिफ्ट का पेपर उठाना और उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके इर्द गिर्द और सारे फैक्ट उसी क्वेश्चन से रिलेटिव जरूर पढ़ लेना। हम आपको बता रहे हैं, आपको 90 से 99% बता रहा हूँ, पक्का कुछ ना कुछ आपको उसी से रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो? तो एक कंपनी अधिनियम आया था। कौन सा आया था बेटा? कंपनी अधिनियम 1956। इसके तहत कहा गया था कि कम से कम अगर कोई कंपनी में 51% हिस्सा सरकार का है तो वो कंपनी क्या होगी? सरकारी कंपनी होगी। कम से कम 51% हिस्सा होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यामीशरण तीर्थ स्थल है? किस जिले में बताइए? बलिया, मुरादाबाद, सीतापुर या अयोध्या? तो ये है सीतापुर में। और ये कहाँ पड़ता है पता है? लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है लगभग सीतापुर, वहाँ पड़ता है। और इसको कहते हैं हम 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, याद रखना ये, है ना। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर में है। कह रहा है कि कौन कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? कौन सी है बताइए? एग्जिम बैंक, IFCI, ये दोनों क्या है? ये दोनों तो वाणिज्य बैंक हैं, ये तो होगी नहीं। नाबार्ड या सिडबी, इनमें से बताइए आप, नाबार्ड या सिडबी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करता है, वो कौन सा है बैंक? नाबार्ड बैंक, है ना, नाबार्ड बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, है ना। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछते हैं, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और ये शीर्ष संस्था है, ग्रामीण और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया है, सिडबी। बताइए सिडबी के बारे में। सिडबी क्या है? सिडबी बताओ। सिडबी है, ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, भारतीय। सिडबी क्या है? ये है भारतीय लघु
उद्योग विकास बैंक, उद्योग विकास बैंक है ना, सिडबी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। अगला प्रश्न कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? देखो 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में पूछा गया था चारों शिफ्टों में। चारों शिफ्टों से इससे क्वेश्चन बने थे, चारों शिफ्टों में, ठीक है। पूछ रहा है कि इन आर्थिक सुधारों में किन समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार संकट, हाँ, इस पर ध्यान दिया गया था क्योंकि उस समय भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कम था और विदेशी मुद्रा भंडार होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास होता है उसी के अनुपात में हम नोट छाप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कितने भी नोट छाप दें। नहीं, कोई देश गरीब देश है, उसके पास खुद के नोट छापने की मशीन होती है, खुद नोट छापता है, तो एक दिन में बहुत सारे नोट छाप ले और गरीबी दूर कर ले, तो ऐसा नहीं है। नोट भी एक निश्चित अनुपात में छापे जाते हैं और उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार होना ज़रूरी है, उसी अनुपात में छापे जाते हैं। तो इस पर ध्यान दिया गया था, ये सही बात है। आर्थिक नीतियों की असफलता, हाँ, उस समय अपनी जो आर्थिक नीतियां थी वो असफल थी, इस पे भी ध्यान दिया गया था। और भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, हाँ, ये बात भी सही है। भारतीय रुपए का मूल्यह्रास मतलब भारत का रुपया गिरता चला जा रहा था, उनके मूल्य में ह्रास होता जा रहा था बाकी देशों की मुद्रा की तुलना में। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ये सभी, इन सभी बातों पे ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है हॉलमार्क लोगो का प्रयोग बताइए किस में होता है? जेवर, इलेक्ट्रिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं या कृषि उत्पाद? तो इसका सही जवाब है जेवर, या जिनको हम क्या कहते हैं? आभूषण। क्या कहते हैं बेटा? आभूषण। इसमें इस लोगो का प्रयोग किया जाता है और ये लोगो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोगो होता है। और इसकी गारंटी कौन लेता है? भारत सरकार। इसकी गारंटी कौन लेता है? भारत सरकार। बाकी इलेक्ट्रिक वस्तुओं पे ISI मार्क लगा होता है। क्या लगाता है? ISI मार्क, ये इलेक्ट्रिक वस्तुओं पे है। कृषि उत्पाद पे बताइए, इस पे क्या, कौन सा लोगो होता है? एग मार्क, है ना, एग मार्क, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अगर किसी की राज्य की नीतियों का निर्माण करना है और उसको कल्याणकारी राज्य बनाना है तो इनमें से किन बातों का ध्यान रखेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत या समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत या मौलिक अधिकार? तो अगर किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना है तो जो भी DPSP में यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भी बातें कही गई हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ना, उनको ध्यान में रखा जाता है, तभी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कब जोड़े गए थे? बताइए बेटा। 42वें संविधान संशोधन है ना, और 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें क्या किया गया था? संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा नया भाग? कौन सा जोड़ा गया था? भाग 4 का एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4 का। एक अनुच्छेद भी नया जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद था बेटा? अनुच्छेद 51 का ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग 4 में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 बेटा। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? अनुच्छेद 343 कहता है बेटा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक,
है ना, धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 110? तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में बेटा? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में क्या है, महत्वपूर्ण है, इसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम क्या कहते हैं? बजट। क्या कहते हैं? बजट। अच्छा ध्यान देना, बजट शब्द का, बजट जो मूल शब्द है इसका भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट को क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? बजट बोलते हैं, पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 111 क्या कह रहा है बताइए? अनुच्छेद 112 कहता है राष्ट्रपति का धन विधेयक को अनुमति, है ना। धन विधेयक की परिभाषा 110 में, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति है ना, राष्ट्रपति की धन विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति, है ना, इसका ध्यान रखना, अनुमति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? मतलब इनमें से कोई सा एक रंग है जो इंद्रधनुष में नहीं है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, विबग्योर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कौन कौन से रंग होंगे ये? इसको कहेंगे हम बैगनी, है ना, और जामुनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना बेटा। पीला के बाद क्या होगा? नारंगी और लाल। ये 7 रंग होंगे बेटा। ठीक है, ये 7 रंग इंद्रधनुष में है। तो कौन सा नहीं है? सफेद रंग नहीं है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, कहते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जानी जाती है? मतलब इनमें से कोई सी एक गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बेटा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा याद रखना बेटा, जलवाष्प, है ना, CFC ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और एक गैस और है, ओजोन। कौन सी है? ओजोन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है ना, आर्गन नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या कहते हैं? धोने का सोडा भी कहते हैं। और इसका प्रचलित नाम या व्यापारिक नाम क्या है बेटा? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ऐसे ही एक सोडा आता है, खाने का सोडा, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? इसका रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान देना, है ना। ये हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय या जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट, इसके न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, ये किसकी है? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, इसकी कितनी है? 62 वर्ष। पहले ये कितनी थी? 60 थी, याद रखना, ये 60 पहले थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बेटा पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से, प्रकाश से या क्लोरोफिल से? तो पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? मिट्टी से, है ना। मिट्टी से ये जल के अलावा पोषक तत्वों में जैसे फास्फोरेट है, पोटेशियम है, जिंक है, आदि पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल किससे संबंधित है? क्षोभ मंडल में ओजोन की परत में वृद्धि, समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई में कमी,
या ओजोन परत के घनत्व में वृद्धि। तो वृद्धि वाले तो नहीं होंगे आंसर। होता क्या है, ओजोन होल ये सप्ताह मंडल में जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है, इसमें मोटाई में जो लगातार कमी होती जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ओजोन होल। और ये सबसे ज़्यादा कमी किस गैस से हो रही है, CFC, सबसे घातक CFC। इसकी वजह से ओजोन परत की जो मोटाई है इसमें कमी हो रही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 10 से 30 किलोमीटर है ना। किसी किसी स्थान पर 10 किलोमीटर ऊंची है और कहीं कहीं 30 किलोमीटर ऊंची है, यानी कि ध्रुवों और विषुवत रेखा सबका मिला के 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा कमी या सबसे ज़्यादा नुकसान इस गैस से हो रहा है ना। तो ओजोन होल का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये आज हमने चर्चा की UPSSC पैट का, ये 2022 का पेपर था, रियल पेपर है ना। हम लोग अभी इन्हीं को सॉल्व कर रहे थे, 4 पेपर थे, हम लोग चारों पेपर पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारा ये 16 तारीख सेकंड शिफ्ट का था, बाकी चारों शिफ्ट के हमने पेपर करा दिए हैं। आज से हम एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे, बढ़िया अच्छे से प्रश्न। एक पेपर करने से होता क्या है, पेपर करने से हमें लेवल पता चल गया, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न पता चल गया। अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग बढ़िया से प्रैक्टिस सेट बनाकर लाएंगे आपके सामने, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत मदद मिलेगी उससे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, और अच्छे एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, अच्छे प्रश्न छांट के लेकर आएंगे। खूब अच्छे से मेहनत करिए, थोड़ा सा टाइम बचाए, हम भी आपके साथ खूब मेहनत करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।